सोचिए, आप एक बहुत ऊंची इमारत, एक गगनचुंबी इमारत बनाना चाह रहे हैं, लेकिन आपको ये पक्का पता ही नहीं है कि नींव कितनी मजबूत चाहिए होगी या कितना स्टील लगेगा या फिर ये इमारत असल में कितनी ऊंची और सुरक्षित बन भी पाएगी। कुछ ऐसी ही अनिश्चितता वाली स्थिति रही है अब तक बड़े भाषा मॉडलों यानी एलएलएम्स के लिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग आरएल के साथ। देखिए, एक तरफ तो हम ये अंदाजा लगाने में काफी अच्छे हो गए हैं कि ज्यादा डेटा और कंप्यूटिंग पावर देने से एलएलएम अपने आप कैसे बेहतर होते जाते हैं। इसे हम स्केलिंग लॉस कहते हैं। ठीक। लेकिन आरएल जो इन एलएलएम्स को इंसानों की तरह सोचने, तर्क करने या फिर कुछ नया सीखने जैसी क्षमताएं देने के लिए बहुत जरूरी है, उसको स्केल करना, वो अब तक आप कह सकते हैं विज्ञान से ज्यादा एक कला जैसा रहा है, या शायद अंदाजे का खेल। पर लगता है अब ये स्थिति बदल रही है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च पेपर पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इसका टाइटल है द आर्ट ऑफ स्केलिंग रीइंफोर्समेंट लर्निंग कंप्यूट फॉर एलएलएम्स। और ये पेपर सीधे सीधे आरएल स्केलिंग में इसी भविष्यवाणी की कमी को, इसी अनिश्चितता को एड्रेस करता है। कोशिश है कि आरएल स्केलिंग को कला के दायरे से निकालकर विज्ञान के धरातल पर लाया जाए। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, समझना बहुत ज़रूरी है कि आरएल आजकल के जो सबसे एडवांस्ड एलएलएम्स हैं, उनकी कई क्रिटिकल क्षमताओं के बिल्कुल केंद्र में है। चाहे वो मॉडल की सोचने की प्रक्रिया हो, मतलब टेस्ट टाइम थिंकिंग, या फिर एजेंट की तरह स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता, एजेंटिक कैपेबिलिटीज जिसे कहते हैं। और इसी वजह से आरएल ट्रेनिंग पर जो कंप्यूट खर्च हो रहा है, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जैसे आपने उदाहरण देखे होंगे, डीपसीक R10 ने अकेले आरएल ट्रेनिंग पर सोचिए 100,000 H800 जीपीयू घंटे खर्च किए। 100,000 जीपीयू घंटे सिर्फ आरएल पर? हाँ, और OpenAI के मॉडल्स में O1 से O3 तक, या XAI के Grok 3 से Grok 4 में, इन अपग्रेड्स में आरएल कंप्यूट में 10 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन इतना पैसा, इतना रिसोर्स लगाने के बाद भी इसे ठीक से, एक सिस्टमैटिक और पूर्वानुमानित तरीके से स्केल करने का कोई पक्का तरीका नहीं था अब तक। सद हमारी इस चर्चा का मिशन यही समझना है कि रिसर्च पेपर कैसे आरएल स्केलिंग को अंदाजों और ट्रायल एंड एरर से निकालकर एक डेटा आधारित, एक वैज्ञानिक अनुशासन बनाने की तरफ ले जाता है, ताकि हम भविष्य के एलएलएम्स को ज्यादा भरोसे के साथ, ज्यादा कुशलता से बना सकें। चलिए इसको खोलकर देखते हैं कि इसमें क्या है खास। तो देखिए, इस पेपर का जो सबसे बड़ा जो कोर इनोवेशन है, वो है प्रिडिक्टिव स्केलिंग फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क सिग्मॉइडल कंप्यूट परफॉर्मेंस कर्व्स पर आधारित है। सिग्मॉइडल कर्व, आप इसे किसी भी चीज के सीखने या बढ़ने के कर्व की तरह सोच सकती हैं। जैसे शुरुआत में आप रिसोर्स यहाँ कंप्यूट बढ़ाते हैं तो परफॉर्मेंस तेजी से ऊपर जाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे ये सुधार कम होने लगता है और आखिर में एक मैक्सिमम लेवल, एक अधिकतम संभव स्तर की तरफ पहुंचने लगता है। इसे एसिम्टोट कहते हैं, मतलब वो पीक जहां तक परफॉर्मेंस पहुंच सकती है। अच्छा, तो एस शेप का कर्व जैसा? हाँ, बिल्कुल वैसा ही, एस शेप। और इस फ्रेमवर्क का एक गणितीय समीकरण भी दिया है पेपर में, इक्वेशन 1, जो इस परफॉर्मेंस गेन को मापता है। वो समीकरण है रिवॉर्ड गेन इक्वल्स एसिम्प्टोटिक रिवॉर्ड गेन 1 - 1 + C mid CB। यहाँ A मतलब एसिम्प्टोटिक रिवॉर्ड गेन वो मैक्सिमम संभव परफॉर्मेंस गेन है, शिखर। B कंप्यूट की एफिशिएंसी को दिखाता है, मतलब कर्व कितना तेजी से ऊपर चढ़ता है, उसकी स्टीपनेस। और C mid वो कंप्यूट पॉइंट है जहां पर आधा मैक्सिमम गेन हासिल हो जाता है। फिगर 3 में से अच्छे से दिखाया गया है। तो ये 3 पैरामीटर्स A, B और C mid हमें बताते हैं कि कोई खास आरएल मेथड कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है A, और उस लेवल तक कितनी तेजी से पहुंच सकता है B और C mid। ये तो वाकई एक बड़ा ब्रेक थ्रू जैसा लगता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि रिसर्चर्स अब छोटे स्केल पर कम कंप्यूट खर्च करके एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और इन पैरामीटर्स A, B, C का अंदाजा लगा सकते हैं, और फिर इन अनुमानों के बेसिस पर ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर वो बहुत ज़्यादा कंप्यूट बजट, मान लीजिए 100,000 जीपीयू घंटे लगाएंगे, तो परफॉर्मेंस कहाँ तक जाएगी। ये तो R&D को बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बना देगा। पहले जहाँ अंदाज़ा था, अब वहाँ डेटाबेस्ड भविष्यवाणी। बिल्कुल, यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। और यहाँ एक और छोटी सी पर ज़रूरी तकनीकी बात है। आपने शायद सुना होगा कि प्री ट्रेनिंग स्केलिंग लॉज में अक्सर पावर लॉ कर्व इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आरएल के लिए ये सिग्मॉइड कर्व क्यों बेहतर है? वो इसलिए क्योंकि आरएल में जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होते हैं,
जैसे किसी काम में सक्सेस रेट वो अक्सर लिमिटेड होते हैं, आमतौर पर 0 और 1 के बीच। तो सिग्मॉइड कर्व जो नेचुरली एक ऊपरी सीमा की तरफ जाते हैं, इन लिमिटेड मैट्रिक्स के लिए ज़्यादा सटीक भविष्यवाणी देते हैं, खासकर हाई कंप्यूट पर। और रिसर्चर्स ने एक्सपेरिमेंटली भी पाया कि ये कर्व ज़्यादा स्टेबल हैं, डेटा में बेहतर फिट होते हैं। पेपर के अपेंडिक्स A.4 में इसकी डिटेल्स हैं। अच्छा, तो ये फ्रेमवर्क सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसे सॉलिड डेटा पर बनाया गया है। और जैसा आपने कहा, इसके लिए लेखकों ने एक बहुत बहुत बड़ा एम्पिरिकल स्टडी किया। 4 लाख से ज़्यादा जीपीयू घंटे, ये तो सच में हैरान करने वाला स्केल है। और ये मुख्यतः एनवीडा GB200 जीपीयूज और 8 बिलियन पैरामीटर मॉडल स्केल पर किया गया। इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट करना ही अपने आप में कमाल है। तो फिर इस विशाल और यकीनन महंगे प्रयास से आखिर क्या मुख्य बातें निकली? क्या कुछ ऐसे सिद्धांत या प्रिंसिपल सामने आए जो आरएल स्केलिंग को समझने में हमारी मदद करें? हाँ, इस बड़े अध्ययन से 3 बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत निकलकर सामने आए हैं। पहला सिद्धांत है, प्रदर्शन की सीमाएं सार्वभौमिक नहीं है, नॉन यूनिवर्सल परफॉर्मेंस सीलिंग्स। इसका मतलब ये है कि एक आरएल सिस्टम मैक्सिमम कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, मतलब उसका एसिम्पटोट ए कितना ऊंचा है, ये कोई फिक्स्ड या यूनिवर्सल चीज नहीं है। ये बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आपने सिस्टम को डिज़ाइन कैसे किया है, जैसे आपने कौन सा लॉस फंक्शन चुना है या बैच साइज कितना रखा है। ये उस सोच को चैलेंज करता है कि बस ज़्यादा कंप्यूट डालते जाओ और परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी। नहीं, परफॉर्मेंस की उस ऊपरी सीमा, उस एसिम्पटोट को उठाने के लिए आपको फंडामेंटल डिज़ाइन चॉइसेस पर ध्यान देना होगा। यानी सिर्फ कंप्यूट पावर बढ़ाना काफी नहीं है, स्मार्ट डिजाइन चॉइसेस ज्यादा जरूरी है, या कम से कम उतनी ही जरूरी हैं उस पीक परफॉर्मेंस के लिए। ये हुआ पहला सिद्धांत। दूसरा क्या है? दूसरा सिद्धांत आरएल पर बिटर लेसन यानी कड़वे सबक के लागू होने की पुष्टि करता है। ये कॉन्सेप्ट मूल रूप से रिच सटन का है। इसका निचोड़ ये है कि लंबे समय में जनरल तरीके जो कंप्यूट पावर का फायदा उठाते हैं, वो अक्सर उन कॉम्प्लेक्स तरीकों से बेहतर परफॉर्म करते हैं जो इंसानी ज्ञान या खास इंजीनियरिंग पर ज्यादा निर्भर करते हैं। आरएल के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है कि जो तरीके कम कंप्यूट पर बड़े शानदार या फैंसी लगते हैं, जरूरी नहीं कि वो बड़े स्केल पर भी उतने ही अच्छे हों। वो कम असरदार हो सकते हैं या कई बार तो फेल भी हो सकते हैं। पेपर के फिगर 2 में जब स्केल आरएल की तुलना दूसरी पॉपुलर मेथड से की गई है, तो ये पैटर्न साफ दिखता है। असली विनर वो मेथड्स हैं जिनकी एसिम्पटोटिक परफॉर्मेंस ए ऊंची होती है और कंप्यूट एफिशिएंसी बी भी अच्छी होती है, भले ही वो शुरुआत में थोड़े धीमे लगे। ये हमें सिखाता है कि हमें लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमाइज करना चाहिए, सिर्फ शुरुआती बढ़त देखकर खुश नहीं होना चाहिए। दिलचस्प। मतलब शॉर्टकट या तुरंत दिखने वाले नतीजे बड़े स्केल पर शायद काम ना आए। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और कैपेबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला सिद्धांत डिज़ाइन पर, दूसरा लॉन्ग टर्म विजन पर, तीसरा सिद्धांत किस बारे में है? तीसरा सिद्धांत दक्षता, एफिशिएंसी बनाम एसिम्पटोट ए के बीच के महत्वपूर्ण अंतर को बताता है। रिसर्च में पाया गया कि कई सारे डिज़ाइन चॉइसेस, जैसे कि लॉस को कैसे एग्रीगेट करें, डेटा करिकुलम क्या हो या एडवांटेज नॉर्मलाइजेशन जैसी टेक्निक्स, ये मुख्य रूप से इस बात पर असर डालती हैं कि आप परफॉर्मेंस की ऊपरी सीमा तक कितनी तेज़ी से पहुंचते हैं। मतलब ये कंप्यूट एफिशिएंसी बी को प्रभावित करते हैं, लेकिन असल में उस परफॉर्मेंस की सीमा को ही ऊपर उठाना, यानी एसिम्पटोटिक परफॉर्मेंस ए को बेहतर करना, ये कुछ ज़्यादा फंडामेंटल चॉइसेस पर निर्भर करता है। इनमें शामिल हैं सही ऑफ पॉलिसी एल्गोरिदम चुनना, जैसे पाइपलाइन्ड आरएल, एक खास तरह का लॉस फंक्शन जैसे CISPO, और एक थोड़ी हैरान करने वाली पर महत्वपूर्ण खोज मॉडल के लॉजिट्स की कैलकुलेशन के लिए FP32 यानी फुल प्रिसिजन का इस्तेमाल करना। ये जानकारी प्रैक्टिशनर्स के लिए बहुत कीमती है। उन्हें पता चलता है कि टॉप परफॉर्मेंस के लिए कहाँ फोकस करना है और जल्दी नतीजों के लिए कहाँ। ठीक है, तो ये 3 सिद्धांत, डिजाइन का महत्व, बिटर लेसन और एफिशिएंसी बनाम एसिम्पटोट का फर्क, ये हमें आरएल स्केलिंग को समझने का एक नया फ्रेमवर्क देते हैं। और इन्हीं सब जानकारियों और सिद्धांतों का नतीजा है स्केल आरएल। जैसा आपने शुरू में कहा था, ये एक सावधानी से तैयार की गई आरएल रेसिपी है। यहाँ शायद कोई बिल्कुल नया एल्गोरिदम ईजाद नहीं किया गया, बल्कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग चीजें स्टडी में मिली, उन्हें समझदारी से एक साथ लाया गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। स्केलर आरएल एक तरह से बेस्ट प्रैक्टिसेस का कलेक्शन है जो उस विशाल एम्पिरिकल स्टडी से निकला है।
इसमें कई टेस्टेड और असरदार कंपोनेंट्स शामिल हैं, जैसे एसिंक्रोनस पाइपलाइन आरएल। ये ऑफ पॉलिसी लर्निंग के लिए है k=8 ऑफ पॉलिसीनेस के साथ। इसे ऑन पॉलिसी या कम ऑफ पॉलिसी वाले पीपीओ से बेहतर पाया गया। ऑफ पॉलिसी का मतलब है कि मॉडल पुराने डेटा से भी सीखता रहता है, जिससे डेटा ज्यादा एफिशिएंटली यूज होता है। फिर है इंटरप्शन बेस्ड लेंथ कंट्रोल। ये बहुत लंबी बेकार जनरेशंस को कंट्रोल करने का तरीका है जो लेंथ पेनल्टी से बेहतर काम करता है। ट्रंकेटेड इंपॉर्टेंस सैम्पलिंग रीइंफोर्स CISPO लॉस। ये एक स्पेसिफिक लॉस फंक्शन है जिसे DAPO और GSPO जैसे दूसरे ऑप्शन से बेहतर या कम से कम ज्यादा स्थिर पाया गया, खासकर अलग-अलग हाइपोपैरामीटर्स पर। प्रॉम्प्ट लेवल लॉस एग्रीगेशन। लॉस की गणना प्रॉम्प्ट लेवल पर एवरेज करके होती है। बैच लेवल एडवांटेज नॉर्मलाइजेशन। एडवांटेज को बैच लेवल पर नॉर्मलाइज किया जाता है। FP32 प्रिसिजन फॉर लॉजिट्स। ये वाला काफी इंटरेस्टिंग है। मॉडल के फाइनल आउटपुट लॉजिट्स के लिए फुल प्रिसिजन FP32 का यूज ये एसिम्प्टोटिक परफॉर्मेंस A को बढ़ाने में एक अहम फैक्टर निकला, खासकर बड़े मॉडल्स जैसे MOA पर। जीरो वेरिएंस फिल्टरिंग, उन प्रॉम्प्ट्स को हटा देना जिनसे मॉडल को कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा। और नो पॉजिटिव रीसैम्पलिंग, ये एक डेटा करिकुलम स्ट्रैटेजी है। इसमें उन प्रॉम्प्ट्स को हटा दिया जाता है जिन्हें मॉडल आसानी से सॉल्व करने लगा है, ताकि मुश्किल उदाहरणों पर फोकस रहे। काफी सारी चीजें हैं इसमें। हाँ, और ये जानना भी जरूरी है कि इनमें से हर कंपोनेंट के योगदान को अलग से वैलिडेट किया गया है। इसके लिए लीव वन आउट LOE एक्सपेरिमेंट्स किए गए। मतलब स्केल RL रेसिपी से एक एक करके हर चीज को हटाकर देखा गया कि परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ता है, और हर एक LO रन पर करीब 16,000 GPU घंटे लगे। बाप रे, सिर्फ एक कंपोनेंट का असर देखने के लिए। हाँ, इससे पता चला कि भले ही कुछ कंपोनेंट्स अकेले हटाने पर परफॉर्मेंस में बड़ा फर्क ना लाएं, जैसे FP32 या सेस्पो का असर LOE में शायद उतना बड़ा ना दिखे, लेकिन वो ओवरऑल सिस्टम की स्टेबिलिटी और मजबूती मतलब रोबस्टनेस के लिए जरूरी है। जैसे मैंने बताया, FP32 का फायदा बड़े मूवी मॉडल्स पर ज्यादा साफ दिखता है और सेस्पो हाइपर पैरामीटर बदलने पर भी ज्यादा स्थिर रहता है। तो ये पूरी रेसिपी मिलके काम करती है। समझ गया। तो ये सिर्फ अलग-अलग हिस्सों का जोड़ नहीं है, बल्कि एक बैलेंस्ड टेस्टेड सिस्टम है। और इसके नतीजे, क्या स्केल RL वाकई मौजूदा तरीकों से बेहतर परफॉर्म करता है? हाँ, नतीजे काफी अच्छे रहे हैं। जब स्केल RL की तुलना DeepSeek GRPO, Qwen DAPO, Magistral और Minimax जैसी दूसरी जानी मानी RL मेथड से की गई, फिगर 2 में देख सकते हैं, तो स्केल RL ने न सिर्फ काफी बेहतर एसिम्प्टोटिक परफॉर्मेंस A हासिल किया, मतलब उसकी पीक परफॉर्मेंस लिमिट ज्यादा ऊंची थी, बल्कि वो कंप्यूट एफिशिएंसी B के मामले में भी उनमें से कई से आगे था। तो मतलब ये न सिर्फ ज्यादा ऊंचा जा सकता है, बल्कि वहां तक पहुंचने में भी ज्यादा एफिशिएंट है। ये तो वाकई बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये प्रिडिक्टिव फ्रेमवर्क और स्केल RL की सफलता सिर्फ छोटे स्केल के एक्सपेरिमेंट्स या सिमुलेशंस तक ही है, या इसे असल में बड़े स्केल की ट्रेनिंग पर भी वैलिडेट किया गया है? ये बहुत ज़रूरी सवाल है, और अच्छी बात यह है कि स्केल RL की जो प्रिडिक्टिव पावर है वो सिर्फ थ्योरी या छोटे एक्सपेरिमेंट्स तक ही सीमित नहीं है। इसे बहुत बड़े स्केल पर वैलिडेट किया गया है। रिसर्चर्स ने 8 बिलियन पैरामीटर वाले डेंस मॉडल पर 100,000 GPU घंटे का एक बहुत बड़ा रन चलाया। 1 लाख घंटे। हाँ, और साथ ही एक 17 बिलियन पैरामीटर वाले 16 एक्सपर्ट्स के मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मॉडल, जिसे उन्होंने स्काउट मोई कहा, उस पर 50,000 GPU घंटे का रन चलाया। और दोनों ही केस में ट्रेनिंग के सिर्फ शुरुआती हिस्से, करीब 10-20% कंप्यूट के डेटा को यूज करके जो सिग्मोइड कर्व फिट किया गया और फिर उसे आगे के लिए एक्स्ट्रापोलेट किया, मतलब भविष्यवाणी की, वो कर्व असल ट्रेनिंग में जो परफॉर्मेंस मिली उससे लगभग परफेक्टली मैच करता था। फिगर 1A में ये साफ दिखता है। ये इस फ्रेमवर्क की प्रिडिक्टिव पावर का बहुत मजबूत सबूत है। कमाल है, मतलब कम डेटा से ही आगे का रास्ता दिख जाता है। बिल्कुल, और ये प्रिडिक्टेबिलिटी सिर्फ कंप्यूट बढ़ाने पर ही नहीं, बल्कि ट्रेनिंग के दूसरे इंपॉर्टेंट आयामों मतलब स्केलिंग, एक्सेस पर भी बनी रहती है। सेक्शन 5 में इसकी डिटेल्स हैं, जैसे मॉडल स्केल। जब मॉडल का साइज बढ़ाया, 8B से 17B x 16 स्काउट मूवे पर गए, तब भी स्केल SRL स्टेबल और प्रिडिक्टेबल रहा, और जैसा एक्सपेक्टेड था, बड़े मॉडल ने हायर परफॉर्मेंस लिमिट A अचीव की।
बल्कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्काउट मूवे मॉडल ने 8B मॉडल की पीक परफॉर्मेंस को सिर्फ 16 RL कंप्यूट में ही पार कर लिया। ये बड़े मॉडल्स की डेटा एफिशिएंसी दिखाता है। अच्छा। फिर जेनरेशन लेंथ, जब मॉडल को लंबे जवाब या कोड जैसे 34,000 टोकन्स तक जनरेट करने के लिए ट्रेन किया तो पाया गया कि लंबी कॉन्टेक्स्ट एसिम्प्टोट को बढ़ाती है। मतलब मॉडल पोटेंशियली बेहतर परफॉर्म कर सकता है। हालांकि शुरुआत में ये कम एफिशिएंट लोअर भी लग सकता है, पर कॉम्प्लेक्स रीजनिंग वाले कामों के लिए ये जरूरी है। बैच साइज, बड़े बैच साइज जैसे 2048 तक यूज करने से भी एसिम्प्टोट बढ़ता है और डाउनस्ट्रीम टास्क पर परफॉर्मेंस सुधरती है, भले ही शुरू की लर्निंग स्पीड थोड़ी धीमी लगे। स्टेबिलिटी के लिए भी बड़े बैच साइज अच्छे पाए गए हैं। और टास्क्स की संख्या, स्केल RL मल्टीटास्क RL पर भी प्रिडिक्टिबली स्केल करता है। जैसे मॉडल को मैथ और कोडिंग दोनों पर एक साथ ट्रेन किया तो दोनों के लिए अलग अलग सिग्मॉइड कर्व फिट हुए और प्रिडिक्टेबल रहे। ये दिखाता है कि ये फ्रेमवर्क अलग अलग डोमेन में भी काम कर सकता है। और सबसे जरूरी बात शायद ये है कि ये सारे सुधार सिर्फ वैलिडेशन सेट पर दिखने वाले रिवॉर्ड स्कोर में ही नहीं है। इनका असर असल मुश्किल डाउनस्ट्रीम टास्क पर भी दिखता है, जैसे गणित के सवाल हल करना या कोड लिखना। बिल्कुल, ये ले जो असली परीक्षा है। और पेपर में फिगर्स 1B, 9B, 10B और 18 जैसे कई ग्राफ्स हैं जो साफ दिखाते हैं कि RL ट्रेनिंग में जो तरीके हायर एसिम्प्टोट A या बेहतर एफिशिएंसी B दिखाते हैं, वो डाउनस्ट्रीम बेंचमार्क जैसे AIME24 या लाइव कोड बेंच पर भी लगातार बेहतर परफॉर्म करते हैं। तो ये कंफर्म करता है कि ये सुधार सिर्फ ट्रेनिंग मैट्रिक्स नहीं है, बल्कि रियल वर्ल्ड कैपेबिलिटीज में बदल रहे हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? इस रिसर्च का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है? देखिए, संक्षेप में कहें तो ये रिसर्च RL स्केलिंग के फील्ड में जो एक बहुत बड़ी कमी थी, प्रेडिक्टेबिलिटी की कमी, भविष्यवाणी का अभाव, उसको एड्रेस करती है। ये RL स्केलिंग को अटकलों और अंदाजों की कला से निकालकर मेजरेबल और प्रेडिक्टेबल विज्ञान बनाने की तरफ एक बहुत मजबूत कदम है। और इसके प्रैक्टिकल फायदे क्या हैं? LLM डेवलपर्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए क्या बदलता है इससे? इसके कई बड़े और सीधे फायदे हैं। पहला, लागत प्रभावी RL अनुसंधान। अब रिसर्चर्स बहुत कम कंप्यूट यूज करके छोटे स्केल पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और भरोसे के साथ अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़े स्केल पर क्या होगा। इससे नए आइडियाज टेस्ट करना बहुत सस्ता और तेज हो जाएगा। हाँ, ये तो बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा, उन्नत LLM क्षमताएं। स्केल RL जैसी बेहतर और स्टेबल रेसिपीज से हम LLMs में और ज्यादा कॉम्प्लेक्स रीजनिंग, बेहतर प्लानिंग और ज्यादा भरोसेमंद एजेंटिक बिहेवियर अनलॉक कर सकते हैं, वो चीजें जो पहले शायद बहुत महंगी या रिस्की लगती थीं। तीसरा, प्रैक्टिशनर्स के लिए साफ मार्गदर्शन। ये रिसर्च क्लियर गाइडेंस देती है कि परफॉर्मेंस सुधारने के लिए किन डिजाइन चॉइसेस पर फोकस करना है, खासकर उन पर जो सीधे एसिम्प्टोट A को बढ़ाते हैं, जैसे FP32 या सही लॉस फंक्शन। और चौथा, ट्रेनिंग में ज्यादा स्थिरता और मजबूती। प्रेडिक्टेबल स्केलिंग और बेहतर रेसिपी से RL ट्रेनिंग ज्यादा स्टेबल और रिलायबल हो जाती है। फेलियर कम होते हैं, नतीजे ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। तो अगर हम अपनी शुरुआती गगनचुंबी इमारत वाली बात पर वापस लौटें, तो ऐसा लगता है कि इस रिसर्च ने हमें भविष्य की LLM क्षमताओं की ऊंची इमारतें बनाने के लिए एक तरह का ब्लूप्रिंट या इंजीनियरिंग गाइड दे दी है। अब हम सिर्फ उम्मीद नहीं कर रहे कि RL काम करेगा, बल्कि हमारे पास इसे भरोसे, एफिशिएंसी और प्रेडिक्टेबल सक्सेस के साथ बनाने का एक तरीका है। हम ये जानने की तरफ बढ़ रहे हैं कि RL क्यों और कैसे काम करता है और इसे बेस्ट परफॉर्म कैसे करवाया जाए। चलिए, जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अब जब RL कंप्यूट को स्केल करना ज़्यादा प्रेडिक्टेबल और साइंटिफिक होता जा रहा है, तो अगली पीढ़ी के LLMs के लिए किस नई तरह की क्षमताएं या एजेंटिक व्यवहार संभव हो सकते हैं? वो चीज़ें जिन्हें पहले खोजना शायद बहुत महंगा था या बहुत रिस्की या बस असंभव लगता था। क्या हम ऐसे AI एजेंट्स बना पाएंगे जो सच में कॉम्प्लेक्स, मल्टी स्टेप, क्रिएटिव या साइंटिफिक काम खुद बखुद कर सकें? अगली बार तक इन संभावनाओं पर सोचते रहिए।